बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बीकॉम पार्ट 2 स्टूडेंट्स। बेटा हमने लास्ट क्लास में एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट का तरीका सीखा था, किस तरह मालूम करते हैं। बेटा मटेरियल और लेबर के वेरिएंसेस में जितना मैं आपको पढ़ा चुका हूँ उतना ही है, इससे ज़्यादा आपके कोर्स में मटेरियल और लेबर के हवाले से मज़ीद कुछ भी नहीं है। तो जितना आप मटेरियल और लेबर के हवाले से पढ़ चुके हैं ये बस फाइनल है, जबकि FOH के जो वेरिएंस आपने पढ़ा है वो बहुत ही एक बेसिक लेवल का वेरिएंस था जो कि आप जॉब ऑर्डर में भी पढ़ चुके थे। असल जो FOH का वेरिएंस है ना वो 2 वे वेरिएंस है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। और अब हमारा टारगेट वेरिएंस के चैप्टर में मटेरियल और लेबर नहीं होगा, यानी मैं आपको अगर कोई ऐसा सवाल करा रहा हूँ जिसमें मटेरियल और लेबर भी है तो मैं मटेरियल और लेबर को छुड़वा दूंगा, वो आप खुद कीजिएगा। मेरा टारगेट अब आज से सिर्फ ये है कि मैं आपको FOH का 2 वे वेरिएंस बताऊंगा। तो पहली बात तो ये 2 वे वेरिएंस है क्या, इसके लिए आप अपने हैंडआउट के पेज नंबर 33 पे आइए। तो आपको नंबर 6 में नज़र आ रहा है कि FOH के 2 वेरिएंस और होते हैं। एक वेरिएंस कहलाता है कंट्रोलेबल वेरिएंस। ये क्या है ये भी मैं आपको अभी बताऊँगा। इसका फॉर्मूला है कंट्रोलेबल वेरिएंस का CV इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड वेरिएबल FOH एट एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल वेरिएबल FOH। बेटा ये जो मैंने लाइन पढ़ी है ना ये मुकम्मल फॉर्मूला है, लेकिन आप देखिए आपको पहले वाले में स्टैरिक बना हुआ नजर आ रहा है। स्टैंडर्ड वेरिएबल FOH एट एक्चुअल आउटपुट से पहले एक स्टैरिक बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि इस फॉर्मूले को पुट करने से पहले इस फॉर्मूले के सिर्फ इस हिस्से को अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अलग से कैलकुलेट करने के लिए नीचे आपको बॉक्स में एक फॉर्मूला नजर आ रहा है कि स्टैंडर्ड वेरिएबल FOH एट एक्चुअल आउटपुट मालूम करने का तरीका है स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय नॉर्मल आउटपुट। जब आप ये बॉक्स में मौजूद कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर वापस ऊपर जाएंगे फॉर्मूले में और इसकी वैल्यू को उसमें पुट करेंगे, और जो माइनस के बाद वाली वैल्यू वो आपको गिवन होगी, आपको उसको अलग से कैलकुलेट नहीं करना। ये क्या है, डिटेल क्या है, भी मैं आपको आगे बताता हूँ। इसी तरह वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला है VV इज इक्वल्स टू ब्रैकेट एक्चुअल आउटपुट माइनस नॉर्मल आउटपुट। फिर मल्टीप्लाई के बाद लिखा है फिक्स FOH पर यूनिट, और फिक्स FOH पर यूनिट से पहले फिर एक स्टैरिक है, और उस स्टैरिक का मतलब है कि उस स्टैरिक को आप नीचे पहले अलग से फाइंड करेंगे, और उसका फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है फिक्स FOH पर यूनिट बराबर होता है फिक्स FOH कॉस्ट डिवाइड बाय नॉर्मल आउटपुट। अब बेटा इसके सिर्फ फॉर्मूले ही इतने गंभीर हैं कि आपको देख के अंदाजा हो गया होगा कि अभी तक आप बड़ा जश्न मना रहे होंगे, खुशियाँ मना रहे होंगे कि यार एक चैप्टर तो वाकई बड़ा आसान निकला है वेरिएंस का। तो आज मैं आपकी उस खुशी को भी ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि FOH का जो सिर्फ ये वाला वेरिएंस है जो अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ ये पूरे चैप्टर पे हावी है। सही है, तो मुश्किल इंशाल्लाह ये भी नहीं होगा। जहाँ आपको बाकी के चैप्टर्स कराए उसमें आपकी गिरी पक्की हो गई, इंशाल्लाह इसमें भी आपकी गिरी पक्की हो जाएगी। पहली बात तो ये आपको फॉर्मूले एक तो याद करने पड़ेंगे, लॉजिक क्या है वो तो मैं आपको बताऊँगा, बट ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। दूसरी बात ये कि इन फॉर्मूले में आपको फ्रीक्वेंटली एक वेरिएबल और फिक्स की टर्म जो है वो बार बार आती दिखाई दे रही है। बेटा ये टर्म आपके लिए कोई नई नहीं है, ये आप लोगों को जब मैं फर्स्ट चैप्टर करा रहा था तो मैंने वहाँ पे भी आपको फिक्स्ड और वेरिएबल के बारे में बताया था। आज मैं एक मतलब डिटेल में फिर बता देता हूँ। बेटा FOH मेनली 2 किस्म के होते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड FOH, एक होते हैं वेरिएबल FOH। फिक्स्ड FOH आर दोज FOH विच आर फिक्स्ड at any level of production, whether the level of production is at optimum level, the highest level, or we shut down our factory. Fixed is fixed, चाहे हम अपनी फैक्ट्री को बंद कर दें या हम मैक्सिमम कैपेसिटी पे प्रोडक्शन करें, फिक्स की कॉस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। फिक्स की कॉस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, फिक्स्ड है। यानी मिसाल के तौर पे फैक्ट्री की बिल्डिंग किराए पे है, अब आप उस फैक्ट्री को ताला लगा दें तब भी आपको पूरा किराया देना है, या फिर आप 24 घंटे चलाएं तब भी आपको उतना ही किराया देना है। यानी वो जो बिल्डिंग का मालिक है, ओनर है, आप उसको ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने तो फैक्ट्री 1 महीने से बंद की हुई है, मैं तो काम ही नहीं कर रहा हूँ। तो बोलेगा भाई इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मैंने तो आपको बिल्डिंग दे दी है ना, आपकी मर्जी आप करो या ना करो, मुझे तो किराया चाहिए। दैट इज़ फिक्स्ड। और अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि कभी आप अपनी फैक्ट्री में 24 घंटे काम कर रहे हो और खूब प्रोडक्शन हो रही हो, खूब कमा रहे हो, तो क्या आपको फैक्ट्री का मालिक आके ये कहेगा कि नहीं भाई तुम तो 24 घंटे काम कर रहे हो तो हमें किराया ज़्यादा दो? वहाँ पर आप ये कहेंगे कि भाई हमने तो पूरे दिन के लिए लिए, हमने तो पूरे साल के लिए लिए,
तो यहाँ पे हम किराया ज़्यादा नहीं देंगे। तो फिक्स का मतलब है चाहे आप बिल्कुल लोएस्ट लेवल पर हो चाहे हाईएस्ट लेवल पर हो, आपको ये फिक्स्ड ओवरहेड्स लाजमी पे करने हैं, दैट इज फिक्स्ड ओवरहेड। On the other hand, variable overheads are those overhead which depends upon the level of the production. As the level of production is goes up, variable FOH will also be goes up. As the level of production, as the production will stop, variable FOH will also be stop. यानी जितना आप काम करेंगे उसके हिसाब से आपके वेरिएबल FOH बढ़ेंगे, काम रुक जाएगा तो FOH भी रुक जाएंगे। सही है। अब सर इसकी क्या मिसाल है? देखो बेटा, हमारे पास हमारे यहाँ घर में जो बिजली का बिल आता है उसमें हमारी बिजली का बिल का एक पोर्शन तो फिक्स होता है, चाहे आप बिजली चलाएं ना चलाएं, 100 रुपये का बिल तो हर सूरत आएगा ही आएगा। अब जैसे जैसे बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करोगे बिल बढ़ता चला जाएगा, बिजली कम कर दोगे यानी अपनी कंजम्पशन कम कर दोगे तो बिजली का बिल भी कम हो जाएगा। सही है ना। गर्मियों में बिल ज़्यादा क्यों आता है? क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, एसी चलता है, तो इसलिए वो वेरिएबल बढ़ जाता है। जब सर्दियाँ आती हैं तो ज़ाहिर है फिर एसी कम हो जाता है, इनफैक्ट पंखे भी चलना बंद हो जाते हैं, तो सिर्फ नॉर्मली ट्यूबलाइट चल रही होती है, घर में एक फ्रिज चल रहा होता है, तो फिर वो वेरिएबल कम हो जाता है। सही है। तो ये है फिक्स और वेरिएबल। तो बेटा अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं और ये है क्वेश्चन 2014 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 2। Amjad company presents the following information about standard cost and actual cost for the month of November। अब ये आपको दो कॉलम नजर आ रहे हैं, एक स्टैंडर्ड और एक एक्चुअल। मैं यहाँ पे आपको मटेरियल और लेबर के बारे में नहीं बता रहा, क्योंकि बेटा मटेरियल और लेबर में आपको कोई नई बात है नहीं है, मटेरियल लेबर तो आपने खुद ही करना है। हाँ, मैं एक बात दोबारा बता देता हूँ कि मटेरियल के अंदर दो बातें होना ज़रूरी हैं, एक मटेरियल की क्वांटिटी और एक मटेरियल का पर यूनिट प्राइस, चाहे वो स्टैंडर्ड हो या एक्चुअल। इसी तरह लेबर की भी आवर्स और लेबर का पर यूनिट रेट, चाहे वो स्टैंडर्ड हो या एक्चुअल। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मटेरियल में 5000 क्वांटिटी तो दी हुई है, लेकिन पर यूनिट प्राइस नहीं दिया हुआ, बल्कि टोटल दे दिया 75,000। याद रखो बेटा, वेरिएंस निकालते हुए टोटल की जरूरत नहीं होती, टोटल की जरूरत सिर्फ एंट्री बनाते वक्त होती है। तो उसने आपको बड़ी खूबसूरती से घुमाया है, इस 75,000 को 5000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपके पास पर यूनिट प्राइस आ जाएगी। तो क्वांटिटी तो है, प्राइस नहीं थी, तो वो मैंने आपको बता दी। इसी तरह एक्चुअल में जाएं तो एक्चुअल के अंदर प्राइस तो बता दी है 16 रुपये, लेकिन क्वांटिटी नहीं बताई बल्कि कॉस्ट बता दी, तो वहाँ पे भी आप डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास क्वांटिटी निकल कर आ जाएगी। तो बस ये बात मैंने एक मरतबा दोबारा बता दी ताकि अगर कन्फ्यूजन हो तो खत्म हो जाए। अब हम मटेरियल और लेबर को डिस्कस नहीं करेंगे, आज से हम सिर्फ और सिर्फ FOH के 2 वे वेरिएंस की बात करेंगे। तो आइए फैक्ट्री ओवरहेड के कॉलम में जाते हैं। तो स्टैंडर्ड में कहता है फिक्स कॉस्ट ₹8,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट ₹5,000 फॉर अ नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ 10,000 यूनिट्स। कहता है कि अगर हम अपने फैक्ट्री में 10,000 यूनिट्स बनाएं, 10,000 की क्वांटिटी, ये बेसिकली आउटपुट होता है। ये जो फॉर्मूले में बार बार आउटपुट आ रहा था ना, तो इसका मतलब है 10,000 क्वांटिटी, यानी मैं अगर 10,000 क्वांटिटी में माल प्रोड्यूस करूं तो मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक मेरा फिक्स लगेगा 8,000 और वेरिएबल लगेगा 5,000। ये कब है? जब मैं 10,000 का ऑर्डर मुकम्मल करूं। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि एक्चुअली मैंने सिर्फ 9,000 यूनिट्स पे ही काम किया, जिसपे फिक्स कॉस्ट तो जाहिर है वही लगी 8,000, लेकिन वेरिएबल कितनी लगी? 4,800 फॉर प्रोडक्शन ऑफ 9,000 यूनिट्स। अच्छा बेटा, ये वैसे तो ये थोड़ा टिपिकल है, लेकिन मैं इसका एक बहुत ही आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। अगर आपने ये तरीका समझ लिया तो इंशाल्लाह आपको कभी मुश्किल नहीं होगी। सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप एक टेबल बनाएंगे। इंशाल्लाह टेबल बनाने से आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। तो पहला स्टेप, FOH के 2 वे वेरिएंस को फाइंड करने के लिए आपने एक टेबल बनाना है। उस टेबल में आपने क्या करना है, ये लिखा है यहाँ पे आपने FOH, ये लिखा आपने स्टैंडर्ड और एक्चुअल, ये 2 कॉलम हो गए। स्टैंडर्ड के मुताबिक जो आपका वॉल्यूम है वो 10,000 यूनिट्स है। एक्चुअल के मुताबिक जो आपने काम किया है वो 9,000 यूनिट्स पे काम किया है। यानी मिसाल के तौर पे आपके पास एक कैपेसिटी है फैक्ट्री के अंदर कि आप एक पर्टिकुलर
वक्त में 10,000 पीसीस जीन्स के बना सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी फिक्स कॉस्ट लगेगी 8,000 और वेरिएबल लगेगी 5,000, लेकिन एक्चुअली उस पर्टिकुलर वक्त में आपने सिर्फ 9,000 यूनिट बनाए। भाई जाहिर बात है, हमें तो जितना ऑर्डर मिलेगा हम उतना करेंगे ना। हम कर क्या सकते हैं वो ये है, हमने किया क्या है वो ये है। स्टैंडर्ड का मतलब हम ये कर सकते हैं, हमारी इतनी इस्तेदाद है, हम ये हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम इतना आपको प्रोड्यूस करके दे सकते हैं। एक्चुअली हमने इतना किया है। हो सकता है कि हमें ऑर्डर इतने का मिला हो सकता है कि हमें ऑर्डर इससे भी ज़्यादा का मिला हो, लेकिन हम उस पर्टिकुलर वक्त में वो ऑर्डर मुकम्मल ही ना कर पाए हो और हम उस पर्टिकुलर वक्त का मतलब नॉर्मली 1 महीना, क्या हम उस 1 महीने में 10,000 यूनिट तक का काम कर सकते थे, लेकिन हमने 9,000 यूनिट पे ही स्टॉप करी है। क्यों भाई? हो सकता है कि भाई लोड शेडिंग का प्रॉब्लम हो, लोड शेडिंग की वजह से ना हो रहा हो, लॉकडाउन चल रहा है तो उस वजह से छुट्टियाँ हो गई तो हम काम नहीं कर सके। तो स्टैंडर्ड ये बता रहा है कि ये टारगेट था और ये हमने अचीव किया है। 10,000 का करना था काम, 9,000 का किया है, वो स्टैंडर्ड ये एक्चुअल। अब इस पे हमारी कॉस्ट क्या लगी, इसमें मैं सबसे पहले लिखूंगा फिक्स्ड FOH 8,000 लगे, स्टैंडर्ड के मुताबिक लग सकते हैं। और वेरिएबल FOH जो हमने अंदाजा लगाया था वो कितना था, 5,000। तो मैं कह सकता हूं कि कुल मिला के स्टैंडर्ड हमारा ये टारगेट था कि 10,000 यूनिट पे काम करेंगे तो हमारा टोटल FOH कितना लगेगा, 13,000। लेकिन जब हमने काम मुकम्मल किया तो पता लगा कि वो काम सिर्फ 9,000 ऑर्डर तक ही जो है वो लिमिट रहा और हम 9,000 यूनिट ही बना पाए। तो जाहिर है अब आप चाहे 9,000 बना पाओ या 1,000 बना पाओ या मेरी तरफ से आप 10,000 के बजाय 1,00,000 बना लो, फिक्स के बारे में तो एक बात डिसाइड होगी कि फिक्स मीन फिक्स, ये तो किसी सूरत चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो यूनिट्स 9,000 बनाए उसमें फिक्स तो वही लगे 8,000, लेकिन जो वेरिएबल लगे वो कितने लगे, 4,800। तो बेसिकली आपके इन 9,000 यूनिट पे जो काम हुआ वो कितने का हुआ, FOH 12,800। बेटा अगर आपने ये टेबल बनाना सीख लिया, अगर आपको ये टेबल बनाना आ गया तो फिर आपके लिए ये जो 2 वे वेरिएंस है। अच्छा जी, तो ये मैंने आपके सामने बेटा टेबल बना दिया है। टेबल अगर आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आगे के लिए मुश्किल नहीं होगा। टेबल के बगैर अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किलात होंगी, प्रॉब्लम होंगी, इसलिए बस टेबल बनाना सीखिए। अब आजिए अब हम मालूम करते हैं सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड का कंट्रोलेबल वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस। तो कंट्रोलेबल वेरिएंस मालूम करने का तरीकाकार क्या है, कंप्यूटेशन फॉर कंट्रोलेबल वेरिएंस। अच्छा, अब आप सबसे पहले तो लिख लेंगे इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है कंट्रोलेबल वेरिएंस का, स्टैंडर्ड वेरिएबल FOH। अब आपको देखो बेटा फॉर्मूले में जितनी भी चीजें गिवन है ना वो आराम से मिल जाएंगी। ये स्टैंडर्ड आउटपुट है, आउटपुट का मतलब जो आपने आपकी प्रोडक्शन है, ये स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है, ये एक्चुअल प्रोडक्शन है। इसको स्टैंडर्ड आउटपुट भी कह सकते हैं, इसको एक्चुअल आउटपुट भी कह सकते हैं। प्रोडक्शन और आउटपुट दोनों का मतलब एक है। तो स्टैंडर्ड वेरिएबल FOH एट एक्चुअल आउटपुट, कंट्रोलेबल वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड वेरिएबल FOH एट एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल वेरिएबल FOH, एक्चुअल वेरिएबल FOH। अब आप देखिए बेटा इस पे स्टेरिक बना हुआ है, इस पे स्टेरिक बना हुआ होने का मतलब यह है कि आपको ये अलग से कैलकुलेट करना है, ये आपको अलग से कैलकुलेट करना है। जब ये आ जाएगा तो उसको आप फॉर्मूले में पुट करेंगे और यहाँ पर रख देंगे। तो फिलहाल अभी मैं पूरे फॉर्मूले को एक साथ डिस्कस नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ देख रहा हूँ स्टैंडर्ड वेरिएबल FOH एट एक्चुअल आउटपुट। अब इसका फॉर्मूला नीचे क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड वेरिएबल FOH एट एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल्स टू, यानी मैं सिंपल यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये मैंने स्टेरिक बनाया, स्टेरिक का मतलब है कि मैं ये वाली चीज कैलकुलेट कर रहा हूँ। स्टेरिक इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड वेरिएबल FOH मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय नॉर्मल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट
डिवाइडेड बाय नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब स्टैंडर्ड, और आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी या प्रोडक्शन जो आपने कमाई। अच्छा, अब ये देखिए बहुत सिंपल है, मैं असल फॉर्मूला ये है, इस पूरे फॉर्मूले में से अभी मैं ये मालूम करने जा रहा हूं, और इसका फॉर्मूला ये है। जब ये आ जाएगा तो मैं वापस ऊपर वाले फॉर्मूले में जाऊंगा। अब इसका फॉर्मूला क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड वेरिएबल एफओएच। स्टैंडर्ड का कॉलम ये रहा, वेरिएबल एफओएच ये रहा, ये लिखा मैंने यहाँ पे 5000 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट का मतलब ये एक्चुअल आउटपुट है 9000 यूनिट्स, ये क्वांटिटी है। नॉर्मल आउटपुट का मतलब ये स्टैंडर्ड आउटपुट, ये कितना है 10,000। तो 5000 को मल्टीप्लाई कीजिए 9000 से और डिवाइड कर दीजिए 10,000 से। ये बन गया 4500 इज इक्वल्स टू 4500। अब मैं दोबारा वापस जा रहा हूं अपने इस वाले फॉर्मूले पे, यानी ये वाली वैल्यू आई कितनी 4500, ये लिखा आपने 4500 माइनस एक्चुअल वेरिएबल एफओएच। एक्चुअल वेरिएबल एफओएच कितने हमारे, एक्चुअल का कॉलम ये रहा और वेरिएबल ये रहा, कितना 4800। तो अब देखिए 4500 में से अगर आप 4800 माइनस करते हैं तो आपका आंसर माइनस में आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनफेवरेबल कंट्रोलेबल वेरिएंस। यानी इसका मतलब यह है कि अगर आप 10,000 की कैपेसिटी रखते हैं यूनिट्स बनाने की, तो फिक्स के बारे में तो कोई मसला नहीं है, फिक्स तो हर सूरत फिक्स ही रहना है ना, फिक्स में तो आपको कोई कमी बेशी हो ही नहीं सकती। फिक्स जो आपने डिसाइड कर लिए वो स्टैंडर्ड में भी वही लगेंगे, एक्चुअल में भी वही लगेंगे। लेकिन आपने ये कहा कि अगर मैं 10,000 यूनिट बनाता हूं तो मेरे जो वेरिएबल एफओएच हैं वो 5,000 लगने चाहिए, लेकिन आपने असल में बनाए 9,000 और आपके लगे 4,800। वो ये कहता है कि अगर आपके यूनिट्स 9,000 बने तो फिर आपके स्टैंडर्ड प्लान के मुताबिक आपके वेरिएबल एफओएच 4,500 लगने चाहिए थे, जबकि आपके लगे 4,800। तो जो 300 रुपये का डिफरेंस है, चूंकि ये नेगेटिव में, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अनफेवरेबल कंट्रोलेबल वेरिएंस। इसको कंट्रोलेबल का नाम इसलिए देते हैं कि फिक्स को तो कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है, फिक्स तो आपका फिक्स है, ये तो आपको हर सूरत देने हैं। वेरिएबल को कंट्रोल करना मेरे हाथ में। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतना ही पर यूनिट कम होता चला जाता है वेरिएबल के अंदर, फिक्स के अंदर भी और वेरिएबल के अंदर भी। क्यों? क्योंकि अगर आप एक कॉन्सेप्ट अगर आपको जहन में हो कि जब हम एक चीज़ जो है वो कम क्वांटिटी में लेते हैं तो अमूमन हमें उसके पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं, लेकिन अगर हम वही चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो वो हमें कोई डिस्काउंट दे देता है। सही है? तो बेसिकली एक तो आप अपनी स्टैंडर्ड कैपेसिटी को पूरा नहीं कर पाए, आप अपने स्टैंडर्ड जो सोचा था 10,000 आपने वो नहीं बनाया, आपने कम बनाए। फिर जो आपने कम बनाए तो वो जो कम यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए उसके हिसाब से आपके पैसे लगने चाहिए थे 4,500, लेकिन आपके लगे 4,800। तो ये 300 रुपये पर क्या है, अनफेवरेबल वेरिएंस। सही है? अब आ जाइए आप अपने वॉल्यूम वेरिएंस पे। ये हो गया आपका नंबर 1, ये आ गया नंबर 2, कंप्यूटेशन फॉर वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, VV इज इक्वल्स टू ब्रैकेट एक्चुअल आउटपुट माइनस नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट को मैं स्टैंडर्ड आउटपुट भी कह सकता हूं, तो चूंकि मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड की टर्म यूज़ की है तो मैंने स्टैंडर्ड ही लिख दिया, तो नॉर्मल और स्टैंडर्ड एक ही बात है। देन मल्टीप्लाई बाय फिक्स एफओएच पर यूनिट, मल्टीप्लाई बाय फिक्स्ड एफओएच पर यूनिट। अब आप देख सकते हैं बेटा कि आपका इस पे स्टेरिक बना हुआ है, जिसका मतलब है कि पहले आप इसको अलग से कैलकुलेट करो फिर वापस फॉर्मूले पे आओ। तो ये जो अलग से बना हुआ है स्टेरिक, ये किसके बराबर है, फिक्स एफओएच कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट। फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट डिवाइडेड बाय
नॉर्मल आउटपुट यानी स्टैंडर्ड आउटपुट। अब देखिए बेटा फिक्स एफओएच, अब फिक्स एफओएच तो आपकी मर्जी, आप इस कॉलम से उठाओ या इस कॉलम से उठाओ, ये इस हर कॉलम, दोनों कॉलम के अंदर हर मर्तबा दोनों का एक ही अमाउंट होगा, फिक्स का कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये आप दोनों में से कहीं से भी उठा लीजिए। ये लिखा मैंने यहाँ पे 8000 डिवाइड बाय नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट का मतलब स्टैंडर्ड का आउटपुट प्रोडक्शन, कितनी कैपेसिटी है 10,000। तो ये कितना आंसर आ जाएगा 0.8, 8000 डिवाइड बाय 10,000, तो ये आपका आंसर आ गया 0.8। सही है। अब मैं वापस ऊपर वाले फॉर्मूले पे जा रहा हूं। ऊपर वाले में लिखा है एक्चुअल आउटपुट। आउटपुट का मतलब ये कैपेसिटी, ये जो प्रोडक्शन की है। तो ये देखिए ये लिखा मैंने 9000 माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है आपका 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.8। अब जब मैं 9000 में से 10,000 माइनस करूंगा तो आपका आंसर शुरू में ही 1000 माइनस में आ गया, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 0.8 से तो जाहिर है जब आपकी एक वैल्यू माइनस में है तो मल्टीप्लाई होकर भी आंसर माइनस में आएगा। तो 1000 को आपने 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये 800, 0.8 से मल्टीप्लाई किया तो 800 नेगेटिव में आ गया, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे अनफेवरेबल वॉल्यूम वेरिएंस। अच्छा, अब ये वॉल्यूम वेरिएंस आपको क्या बताता है, इसको आप इस तरीके से ब्रैकेट में डाल दीजिए। अब ये क्या बताता है हमें, ये बताता है कि भाई जब आपके पास कैपेसिटी थी 10,000 पे काम करने की और आपको हर सूरत पैसे भी 8,000 देने थे, तो आपने 9,000 का काम क्यों किया। यानी 10,000 पे काम करते हो तो 8,000 का खर्चा होता है, 9,000 पे काम करते हो, 9,000 की प्रोडक्शन करते हो तो भी 8,000 का खर्चा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने अपने वॉल्यूम से फायदा नहीं उठाया। आपको चाहिए था कि आप मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम करते ताकि आपके पास से जो खर्चा आ रहा है 8,000 वो जस्टिफाई तो होता। आपने अपने उस वॉल्यूम को भी मेंटेन नहीं रखा और बजाय इसके कि आप इससे भी और आगे जाते। भाई अगर मैं 10,000 की कैपेसिटी रखता हूँ और मैं 11,000 पे यूनिट बना देता तो क्या मुझे इस 5,000 से ज़्यादा पैसे, 8,000 से ज़्यादा पैसे देने पड़ते, तब भी 8,000 देने पड़ते। तो ये ज़्यादा बेहतर होता कि एटलीस्ट मैं 10,000 यूनिट तो बनाता। मैंने एक तो अपनी स्टैंडर्ड कैपेसिटी को भी मेंटेन नहीं रखा, बढ़ता तो क्या मैं और पीछे आ गया। तो इसलिए एक बात हमेशा याद रखिए, मैं आपको वॉल्यूम वेरिएंस का एक आइडिया बता रहा हूँ। अगर आपका स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ज़्यादा है और एक्चुअल प्रोडक्शन कम है तो आपका वॉल्यूम वेरिएंस तो शुरू में डिसाइड कर लीजिएगा किसने माइनस में आना है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले के मुताबिक एक्चुअल आउटपुट का मतलब ये और स्टैंडर्ड आउटपुट का मतलब ये। अब आपने सोचा ज़्यादा था और एक्चुअली कम हुआ तो आपका यहीं पर ही आंसर जब माइनस में आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि आगे वेरिएंस भी माइनस में आना है। वेरिएबल वेरिएंस जो है, सॉरी कंट्रोलेबल वेरिएंस जो है, ये चाहे ये ज़्यादा हो या कम हो या ये ज़्यादा हो ये कम हो, इसका फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी इस वेरिएबल की प्राइस पे। तो इसलिए वॉल्यूम वेरिएंस के लिए बात ध्यान में रखिए कि अगर स्टैंडर्ड ज़्यादा हो और एक्चुअल कम हो तो चूंकि फॉर्मूले में एक्चुअल पहले और स्टैंडर्ड ज़्यादा है तो आपका आंसर शुरू में ही माइनस में आ जाएगा, तो समझिए कि इसने माइनस में आना है। जबकि कंट्रोलेबल वेरिएंस दोनों में से किसी में भी आ सकता है। हाँ, अगर स्टैंडर्ड कम होता है एक्चुअल ज़्यादा होता तो जाहिर है फिर एक्चुअल पहले ज़्यादा हो जाता और स्टैंडर्ड कम होता तो माइनस करने के बाद आंसर पॉजिटिव आता तो फिर आपका वेरिएंस भी पॉजिटिव होता। तो हम ये कह सकते हैं कि इस एफओएच को टू वे वेरिएंस इसलिए कहते हैं कि एक वेरिएंस से और एक वेरिएंस से, और दोनों ही किस में आए, ये नेगेटिव में आए। अब आ जाइए आप इसकी एंट्री पे। इसकी एंट्री का अगर मैं पैटर्न आपको बताऊं तो जाहिर है यहाँ पे भी मुझे सबसे पहले वर्क इन प्रोसेस डेबिट करना है, किससे, स्टैंडर्ड कॉस्ट से। तो आप कहना चाहेंगे कि सर 13,000 से डेबिट करें, बस सिर्फ इसके लिए मैं एंट्री का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। आप वर्क इन प्रोसेस लिख के छोड़ दीजिए, सही है। अच्छा, फॉर्मूला वही है जो एफओएच वाले में एंट्री का फॉर्मूला है कि वर्क इन प्रोसेस विल बी डेबिट बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट। मैंने सिर्फ वर्क इन प्रोसेस लिख दिया, स्टैंडर्ड कॉस्ट पे नहीं लिख रहा हूँ। एंड एफओएच विल बी क्रेडिट बाय एक्चुअल कॉस्ट। तो ये देखिए, ये मैंने एफओएच को कर दिया। सर आपने इतनी लाइनें क्यों छोड़ी, इतनी लाइनें इसलिए छोड़ी क्योंकि बेटा दोनों अनफेवरेबल हैं, तो जाहिर है जब दोनों अनफेवरेबल हैं तो दोनों डेबिट में आएंगे, तो इसलिए मैंने 2 लाइनें छोड़ दी। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 12,800। अब देखिए पहला वेरिएंस कौन सा है, कंट्रोलेबल वेरिएंस। एंड वॉल्यूम वेरिएंस ये भी आपका अनफेवरेबल है तो ये भी डेबिट में आ गया, कितना, 800। अब आज इस 12,800 में से ये 800 और 300 माइनस कर दो तो जो आंसर आएगा वो आपका WIP होगा। तो 12,300 11,700।
यानी अगर मैं ये WIP को स्टैंडर्ड कॉस्ट से लिखता तो गलत हो जाता, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट 13,000 है, 11,700 नहीं है। तो सिर्फ इस वाली एंट्री के लिए एंट्री का पैटर्न थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। वर्क इन प्रोसेस लिख के आप छोड़ देंगे, फेवरेबल वेरिएंस है क्रेडिट में डाल दो, अनफेवरेबल वेरिएंस है डेबिट में डाल दो, और FOH को आपने एक्चुअल से क्रेडिट करना है। फिर उसके बाद आप जो मिसिंग वैल्यू आएगी वो आपका वर्क इन प्रोसेस होगा, जो कि आपके डेबिट में आ जाएगा। तो बेटा ये आपका एक क्वेश्चन था। अब इसका जो इसका जो सवाल का शुरू का हिस्सा है जिसमें मटीरियल और लेबर है, तो आप पहले वो कीजिएगा, उसके बाद फिर आप उसको कीजिएगा FOH वाले को। तो अब मैं आपको कुछ असाइनमेंट दे रहा हूँ, ज़रा वो नोट कर लीजिए। ओके बेटा, ये आपका होमवर्क है, ये 4 सवाल, और सिर्फ इसके अंदर ये जो 2014 प्राइवेट का क्वेश्चन 7B है वो सिर्फ ये वाला सवाल है। बाकी जो है वो आपको जो मैंने पुराने सवालात कराएं इससे पहले वाला जो था मटीरियल और लेबर की वेरिएंसी वो हैं। ये मैंने सिर्फ एक पार्ट दिया है भी। भाई इतना ख्याल रखिएगा जब आप ये सॉल्व करें तो पहले ये टेबल बना लीजिएगा, तो आप ये सॉल्व कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। अभी मैं इसके 1-2 सवाल और कराऊंगा तो फिर आपको ये बात मज़ीद क्लियर हो जाएगी। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।